हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं दिशा बुक का सॉल्यूशन और उसका चैप्टर नंबर 4 मध्यकालीन इतिहास यानी कि राजवंश के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है ना। और इससे पहले 3 टॉपिक आ चुके हैं, यानी कि 3 क्लासें आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो पहले जाके ज़रूर देखो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि इसका सभी को फ़ायदा हो सके। और चलो शुरू करते हैं फिर मध्यकालीन इतिहास राजवंश के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था। यानी कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था। तो वो आ जाएगा अपने 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने अपनी पुस्तक के अंदर राजस्थान का सबसे पहले नाम है और राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। तो कब किया? 1800 के अंदर। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था भाई। ठीक है ना। इसकी व्याख्या देखो, सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस राजपूताना में जाज फिरंगी के नाम से भी जानते थे इसको, क्योंकि ये लड़ाकू था और ठेका पद्धति पर ये लड़ाइयाँ मोल लेता था भाई, कि आप इतने पैसे दो और कौन से राजा किस लड़ाई करनी है बताओ आप मेरे को। ठीक है, यानी कि फिरौती लेता था पहले ये। ठीक है, चलो इसके बारे में देखते हैं। तो जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपूताना नाम का प्रयोग किया गया था। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताना का इतिहास लिखते समय इसे राजस्थान शब्द की प्रदेशवाची संज्ञा यानी कि 1829 में प्रकाशित करती एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में दी है। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था भाई। यानी कि 1949 से पहले किसी भी एरिया का नाम राजस्थान नाम से तो नहीं था। और राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी द्वितीय विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। ठीक है ना। राजस्थानी द्वितीय ये शब्द जो है वो सिरोही का जो वसंतगढ़ शिलालेख है वहाँ से थोड़ा अवशेष मिलते हैं इसके। और स्वतंत्रता के बाद जब इसे प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च और 1949 ईस्वी को सर्वसहमति से इसका जो नाम है वो राजस्थान रखा गया। और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इस संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। तो नाम रखा कब गया? तो 30 मार्च 1949, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है ना। और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम है राजस्थान स्वीकार कर लिया गया था भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अंग्रेज़ों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। तो अंग्रेज़ों के समय राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा भाई, राजपूताना के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो जॉर्ज थॉमस ने अपनी जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इसके अंदर राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो वो आ जाएगा राजपूताना। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे राजाओं का राज था तो इसको राजपूताना के नाम से भी जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व डैश 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 तक की अवधि के दौरान था। यानी कि राजपूतों का अस्तित्व है वो कौन सी अवधि तक था। तो वो आ जाएगा 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक यहाँ पे राजपूतों का फुल अस्तित्व और वर्चस्व था भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी व्याख्या देख लो। इतिहासकार स्मिथ ने 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12वीं शताब्दी यानी कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य तक का जो समय है इसे किस युग के नाम से जानते हैं। तो राजपूत युग के नाम से जानते हैं। और ये किसने कहा है? तो इतिहासकार स्मिथ ने ये कहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे। यानी कि किसने कहा था कि राजपूत जो है वो मध्य यानी कि वैदिक आर्यों की संतान है। तो ये मत किसने दिया था भाई? तो ये मत देने वाले आ जाएंगे अपने गौरी शंकर हीराचंद ओझा। यानी कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा था कि जो राजपूत है वो वैदिक आर्यों की संतानें रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसकी व्याख्या देख लो। देखो क्या दे रखा है व्याख्या, भारतीय देश से उत्पत्ति
तो आबू पर्वत पर वशिष्ठ के कुंड से उत्पन्न अग्निवंशीय कुल, तो चंद्रबदई का जो पृथ्वीराज रासो है वो कहता है कि अग्नि कुंड से उत्पत्ति हुई है, चौहानों की और राठौड़ों की, इन सब की। और समर्थन किसने किया? तो नैण सिंह ने और सूर्यमल मिश्र ने इसका समर्थन भी किया था भाई। सेकंड देखो, प्राचीन क्षत्रियों की संतान किसने कहा है? तो GH ओझा, CV वैद। और इसके समर्थनकर्ता कौन थे? तो दूसरा मत है, सूर्य एवं चंद्रवंशी मत किसने कहा? तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा है, और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी कहा है कि ये सूर्य और चंद्रवंशी शासक थे। और वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा? तो वैदिक आर्यों की संतान यानी कि विशुद्ध वैदिक कालीन क्षत्रिय या विशुद्ध भारतीय आर्य, तो ये कहने वाले CV वैद है। वैदिक आए तो समझ आना कौन है? वैद, क्योंकि वैदिक के बारे में सर्वाधिक जानकारी वैद को ही होती है। इसलिए अगर किसी ने विशुद्ध वैदिक कालीन क्षत्रिय या वैदिक आर्यों की संतान या विशुद्ध भारतीय आर्य, तो इसमें CV वैद कर देना है। और ब्राह्मण वंशीय मत किसने कहा? तो डॉक्टर DR भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि ये तो ब्राह्मण थे। और सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज, ये बोलने वाले ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय ने कहा कि ये तो समाज और आर्थिक प्रक्रिया की उपज है कि जो समाज आगे विकसित होता चला गया वो राजपूत बन गया, और जो समाज विकसित नहीं हुआ वो पीछे रह गए थे। और मिश्रित अवधारणा कहने वाले कौन है? तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने कहा कि तो मिश्रित अवधारणा दी थी उन्होंने। और प्राचीन आदिम जातियां जैसे गौड़, खोखर, भर आदि के वंशज किसने कहा? तो वो स्मिथ ने कहा कि ये जो प्राचीन आदिम जातियां थी, गौड़ है, खोखर है, भर है, आदि के वंशज थे राजपूत। और विदेशियों से उत्पत्ति, तो शक सीतियन की संतान किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, और विलियम और क्रूक ने, यानी कि जो अंग्रेज़ थे, जो विदेशी थे, उन्होंने कहा कि राजपूत विदेशी थे और शक और सीतियन की संतान है। ठीक है ना, लेकिन ये ऐसे नहीं था भाई। जो जैसा था उसने अपने अकॉर्डिंग मत दिया है भाई, अपने फेवर में मत दिया है। ठीक है, जो ब्राह्मण था उसने कहा कि नहीं ब्राह्मण थे, और जो विदेशी थे उन्होंने कहा नहीं विदेशी थे। ठीक है, और शक है, युचि है, गुर्जर, हूण, ये किसने कहा? तो वो आ जाएगा VA स्मिथ ने कहा कि ये तो शक, युचि, गुर्जर और हूण थे। और गुर्जर वंशीय मत किसने कहा? तो डॉक्टर DR भंडारकर, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, ये गुर्जरों को सवेत हूण मानते थे कि जो गुर्जर है वो सवेत हूण है। युचि यानी कि कुषाण जाति के वंशज किसने कहा? तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने कहा। और बोस गुर्जर ताम्रपत्र 978 ईस्वी के आधार पर कहा कि ये तो युचि यानी कि कुषाण जाति के वंशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीकियन जाति के वंशज माना है? तो किस इतिहासकार ने माना? तो अपना जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि जो राजपूत है ये शक और सीतियन जाति के वंशज है, यानी कि विदेशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई इसका, ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को युचि जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? यानी कि बोच गुर्जर जो नामक ताम्रपत्र है उनसे इनका संबंध जोड़ते हुए युचि जाति का वंशज किसने बताया? तो वो आ जाएगा कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम ने कहा कि ये तो ब्रोच गुर्जर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इसका, राजपूतों को हूण की संतान है किसने बताया? कि जो राजपूत है वो हूणों की संतान है, तो वो कहने वाले थे VA स्मिथ, यानी कि VA स्मिथ ने कहा कि ये राजपूत हूणों की संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार किस अकॉर्डिंग मानते हैं? तो पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई थी। नेक्स्ट देखो इसकी व्याख्या देखो भाई, चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासो में उल्लेखित किया है कि आबू पर्वत पर विशाल अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ एवं विश्वामित्र ने 4 योद्धाओं गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य और चालुक्य जिनको सोलंकी भी कहते हैं, और चहमान यानी कि चौहान, इन चारों की उत्पत्ति की है तथा परमार उत्पन्न किए गए थे। तो गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, चहमान यानी कि चौहान और परमार ये सब उत्पन्न हुए हैं अग्निकुंड से। किसने कहा है? तो चंद्रबरदई ने कहा है अपनी पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो वो आ जाएंगे अपने कवि चंद्रबरदई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित मानता है? तो वो आ जाएगा पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्दय का कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से किस वंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? यानी कि कौन सा वंश ने कहा है कि नहीं नहीं ये सब गलत है, हमारा उद्गम कोई भी ऐसे अग्निकुंड वगैरह से नहीं हुआ है? तो चंदेलों का उद्गम है वो अग्निकुंड से नहीं जोड़ा जाता है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? तो इसमें आ जाएगा आपके सिसोदिया, यानी कि चौहान आते हैं, चालुक्य भी आते हैं, परमार आते हैं और गुर्जर प्रतिहार आते हैं, लेकिन सिसोदिया इसमें शामिल नहीं रहने वाले। क्वेश्चन देखो, इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश यानी कि राजवंश शुरू किया था और राजवंश के अंदर ये आ गया अपने गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इसका क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इतिहासकार सीवी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? तो किसके अकॉर्डिंग? तो इतिहासकार आर.सी. अग्रवाल या आर.सी. मजूमदार से अग्रवाल आ रहा है, आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? तो वो आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 3 कि 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक ये जो गुर्जर प्रतिहार है इन्होंने अरब आक्रमणकारियों के लिए हमेशा खतरा ही बन के रहे थे। इनकी व्याख्या देखो भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या दे रखी है देखो कि उत्तर पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः 6वीं से लेकर 12वीं सदी तक माना जाता है और प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार यानी कि आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं से लेकर 12वीं सदी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया है? तो 750 से लेकर 1000वीं ईस्वी तक शासन करने वाले कौन थे? तो प्रतिहार थे शासन करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व था? तो 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक अपने प्रतिहार वंश का वर्चस्व जोरों शोरों से था भाई, ठीक है। उन्होंने जितने भी अरब आक्रमण हुए हैं ना उन सबको विफल करने के लिए ये गुर्जर प्रतिहारों ने बिल्कुल भाई उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? यानी कि कौन से अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया? तो वो आ जाएगा चारों ही अभिलेखों के अंदर, यानी कि नीलकुंड के अंदर भी कहा गया, देवली के अंदर भी कहा गया, रामनपुर के अंदर भी कहा गया और करहाड़ अभिलेख के अंदर भी कहा गया कि ये तो गुर्जर प्रतिहार है। इसकी व्याख्या देखो भाई, नीलकुंड, रामनपुर, देवली, करहाड़ के शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर नाम से भी संबोधित किया गया है। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के अहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। यानी कि जो चालुक्य नरेश था पुलकेशिन द्वितीय के जो अहोल अभिलेख है उसके अंदर गुर्जर जाति का उल्लेख है वो सर्वप्रथम मिलता है, ठीक है। और उसके बाद इन चारों अभिलेखों के अंदर नीलकुंड, देवली, रामनपुर और करहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। यानी कि हरिश्चंद्र जी की राजधानी कौन सी थी? तो वो आ जाएगा मंडोर। यानी कि हरिश्चंद्र जी ने सबसे पहले मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। और इसकी व्याख्या देख लो क्या दे रखी है। व्याख्या में कहा गया है कि मंडोर के प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार 26 शाखाओं जैसे नैण सिंह द्वारा लिखित है में से सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे। यानी कि 26 शाखाएं हुई है उसमें से महत्वपूर्ण या फिर सबसे प्राचीन माने कि जो मूल है वो कौन सी थी? तो वो मंडोर से शुरू हुए थे जो प्रतिहार, वो मूल प्रतिहार कहलाए। फिर जैसे जैसे आगे बेटे होते गए और अलग अलग राज्यों पर कब्जा करते गए और आगे से आगे प्रतिहार बढ़ते रहे, लेकिन जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले राजा बना था वो हरिश्चंद्र था और मंडोर में बना था। तो महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे जोधपुर में 827 एवं गटियाला अभिलेख 861 शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण
जिसको रोहिली भी कहते हैं, कि 2 पत्नियां थी। एक ब्राह्मणी थी, दूसरी क्षत्राणी थी। क्षत्राणी का नाम भद्रा था। ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रत्यार और क्षत्राणी भद्रा से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रत्यार कहलाए। भद्रा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, भोगभट, कदुक, रज्जिल और दह। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रत्यार वंश की स्थापना की। वैसे रज्जिल तीसरा पुत्र था, फिर भी मंडोर की वंशावली इनसे प्रारंभ होती है। इसी शाखा का नागभट प्रथम, जो रज्जिल का पोता था, बड़ा प्रतापी शासक था। जब उसने देखा कि मंडोर में प्रत्यारों की स्थिति सुदृढ़ हो गई है, तो उसने अपनी राजधानी को वहाँ से बदलकर मेड़ता स्थापित किया, जो मंडोर से 60 मील से भी अधिक दूरी पर स्थित है भाई। यानी कि सेकेंड राजधानी वो मंडोर बनी थी। और किसने बनाई? तो नागभट प्रथम ने मंडोर से लेकर मेड़ता राजधानी स्थापित कर दी थी। तो मंडोर से मेड़ता राजधानी स्थापित करने वाला शासक कौन था? तो वो नागभट प्रथम था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रत्यार शासकों में रोहिलदी के नाम से जाना जाता है। तो रोहिलदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आ जाएगा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 3। मंडोर प्रत्यार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो रज्जिल से वंशावली प्रारंभ होती है। मंडोर के प्रत्यार माने जाते हैं। तो मंडोर के प्रत्यार क्या माने जाते हैं भाई? तो वो आ जाएगा क्षत्रिय, क्योंकि 2 रानियाँ थी, एक तो ब्राह्मण रानी थी, एक थी क्षत्राणी रानी भद्रा। तो भद्रा की संतान है ये सारे प्रत्यार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, प्रत्यारों की 26 शाखाओं में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो वो आ जाएगा मंडोर शाखा। यानी कि मंडोर शाखा जो है वो सबसे प्राचीन शाखा रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मंडोर के प्रत्यार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला, काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में भी स्वीकार किया गया है? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसमें भाई ये इतनी सारी खूबियाँ थी? तो वो आ जाएगा अपने ककक मतलब बहुत ही कहते हैं ना प्रतापी शासक था, और ये कहते हैं ना बहुत ही विद्वान शासक था भाई, ठीक है ना। इसके बारे में देखो क्या दे रखा है, राजा ककोक ने मुदागिरी यानी कि मुंगेर बिहार में गौड़ शासक धर्मपाल को परास्त किया। ये कौन? ककक व्याकरण, ज्योतिष, तर्क, न्याय और सर्व भाषाओं के कवित्व में निपुण था। यानी कि बहुत ही कहते हैं ना मल्टी टैलेंटेड बंदा था भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की थी? तो कौन सा शासक था बताओ भाई? नागभट प्रथम ने मंडोर से राजधानी कहाँ स्थापित की? तो मेड़ता नागौर लेके चला गया था। मंडोर से 60 मील की दूरी है इनके बीच में, ठीक है ना। इसकी व्याख्या देख लो, नागभट प्रथम नरभट्ट का पुत्र था, इसे नहाड़ भी कहते थे। घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मंडोर से पूर्व में राज्य की सीमा का विस्तार किया तथा वेदांतक यानी कि मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। तो मेड़ता का प्राचीन नाम क्या हो गया? वेदांतक। तो मेड़ता यानी कि वेदांतक को अपनी राजधानी बनाया था। प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो मंडोर से मेड़ता अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? तो वो आ जाएगा नागभट प्रथम। इसकी व्याख्या देखो भाई, नागभट प्रथम नरभट्ट का पुत्र था, इसे नहाड़ के नाम से भी जानते थे। और घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मंडोर से पूर्व में राज्य की सीमा तक विस्तार किया और वेदांतक यानी कि मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। तो मेड़ता का यहाँ प्राचीन नाम क्या बताया हुआ है भाई? वेदांतक को अपनी राजधानी बनाया। और नागभट्ट की रानी जज्जिका देवी से 2 महान गुणी पुत्र तात और भोज उत्पन्न हुए। तात ने अपने भ्राता को मंडोर सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया, यानी कि तात ने सारी मोह माया छोड़ के शांति की खोज में निकल पड़े थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंडोर के प्रत्यार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था। तो मंडोर के जो प्रत्यार थे इसमें जो संबंधित प्रारंभिक शासक था वो कौन थे? तो वो आ जाएगा नागभट प्रथम, जिसको नहाड़ के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने मंडोर से राजधानी मेड़ता स्थानांतरित की थी। नागभट प्रथम किस राजवंश से संबंधित थे? तो वो आ जाएगा गुर्जर प्रत्यार राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रत्यार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। तो जालोर को राजधानी बनाने वाले भी अपने नागभट
प्रथम ही थे भाई। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। कन्नौज प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट प्रथम लगभग 730 ईस्वी के आसपास से प्रारंभ होती है। कन्नौज प्रतिहार वंश के प्रवर्तक नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहते हैं, यानी कि नागभट्ट प्रथम का एक और नाम क्या है भाई, नागावलोक या नहाड़। ठीक है, बहुत ही प्रतापी शासक था ये नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसकी व्याख्या देखो पहले तो और दे रखी आगे। नागभट्ट प्रथम को राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि भी दी गई। तो राजा भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसके अंदर नागभट्ट को नारायण की उपाधि दी गई। इसमें उल्लेख है कि प्रतिहार वंश के त्रैलोक्य यानी कि 3 लोक का रक्षक अद्भुत पुरातन मुनि नारायण का अवतार रूप राजा नागभट्ट उत्पन्न हुआ। उसने अरब सेना को सिंधु नदी पश्चिम में खदेड़ने का काम भी किया। इस विजय के कारण ही उसे नारायण का अवतार यानी कि रक्षक माना जाता है। नागभट्ट प्रथम ने वर्तमान गुजरात, राजस्थान, मालवा, चंबल घाटी, हरियाणा, सतलज के दक्षिणी का मैदान आदि प्रदेशों पर गुर्जर साम्राज्य की स्थापना की। अवंती के प्राचीन नगर उज्जैन को उसने अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि उज्जैन को राजधानी बनाने का श्रेय भी नागभट्ट प्रथम को ही जाता है। दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी जालोर मानते हैं। दशरथ शर्मा कहते हैं कि नहीं, नागभट्ट प्रथम था, इसने जालोर को राजधानी बनाया। तो जालोर को भी बनाया होगा, उज्जैन को भी बनाया, मेड़ता को भी इसने राजधानी बनाया था। तो सोच लो इसने साम्राज्य का कितना विस्तार किया होगा। और जैसी घोष भी नागभट्ट प्रथम की राजधानी उज्जैन ही मानते हैं। राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग ने भी अरबों के विरुद्ध नागभट्ट प्रथम का साथ दिया और दोनों ने अपनी इस सफलता पर उज्जैन नगरी में हिरण्यगर्भ महादान समारोह का आयोजन भी करवाया था। यानी कि अरबों का जो आक्रमण हो रहा था तो नागभट्ट प्रथम ने उसका बखूबी सामना किया और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। और जब वो इस चीज़ में सफल हुए, युद्ध में जीते, युद्ध को अरबों को हराया, परास्त किया, तो उन्होंने एक हिरण्य गर्भ महादान समारोह का आयोजन भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन है वो सही है। तो इसमें आ जाएगा आप 4 नंबर, यानी कि उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो सिंध के अरबों को परास्त करने वाले राजा कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त कर दिया। यानी कि अनेक राजाओं के राज्य भी इसने हड़प लिए थे। तो वो राजा कौन था? तो वो आ जाएगा नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाते हैं? तो नागभट्ट प्रथम यानी कि नागभट्ट सेकंड के पुत्र या वंशज जो थे वो गुर्जर प्रतिहार कहे जाते हैं। नागभट्ट द्वितीय 795 से लेकर 833 ईस्वी तक राजा के जो वंशज थे उन्हें गुर्जर प्रतिहार कहे जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन था? यानी कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की है, वो कौन सा शासक था? तो वो आ जाएगा अपने नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट नाम के राजा ही फेमस हुए हैं भाई, देख लो। नागभट्ट प्रथम भी बहुत प्रतापी था और नागभट्ट द्वितीय ने भी आते ही अपने नाम वगैरह चेंज करने शुरू कर दिए। तो इसकी व्याख्या देखो, नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार वंश का शासक जिसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था। तो कन्नौज को राजधानी बनाने वाला कौन था? तो वो आ जाएगा अपने नागभट्ट द्वितीय। और 100 वर्षों से चले आ रहे त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया था वो नागभट्ट द्वितीय ने। उसके समय प्रतिहार उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। उसे परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर यानी कि बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर उपाधि धारण की थी। यानी त्रिपक्षीय जो संघर्ष चल रहा था उसमें धर्मपाल को हराया था और उज्जैन को अपने अधीन कर लिया था, इसलिए उन्होंने उपाधि धारण की परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। और कहा गया और इसका उल्लेख 815 ईस्वी के बुचकुला अभिलेख में हुआ है। ये आपको क्वेश्चन बनेगा भाई कि इसका जो उल्लेख है त्रिपक्षीय संघर्ष का या फिर इस उपाधि का उल्लेख है कौन से अभिलेख में मिलता है? तो बुचकुला अभिलेख में मिलता है। उसने बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। तो बलि प्रबंध ग्रंथ की रचना किसने की? तो नागभट्ट द्वितीय ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो वो राजवंश आ जाएगा अपने प्रत्यार राजवंश, यानी कि जो गुर्जर प्रत्यार राजवंश है उससे संबंधित कौन से राजा थे? तो नागभट्ट द्वितीय थे भाई। गुर्जर प्रत्यार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया है? तो गुर्जर प्रत्यार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया है? वो आ जाएगा अपने नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट द्वितीय ने ये पुनः प्रतिष्ठा है वो स्थापित की थी भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है? आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की है? यानी कि कौन सा राजपूत शासक था जिसकी उपाधि आदिवरा थी? तो वो आ जाएंगे अपने मिहिर भोज, यानी कि मिहिर भोज की उपाधि क्या थी भाई? आदिवरा के नाम से भी इनको जानते थे। प्रत्यार शासक मिहिर भोज ने भोज प्रथम, प्रभास आदि वरा उपाधियाँ प्राप्त की थी। ग्वालियर प्रशस्ति मीर भोज प्रथम की देन है, ये भी ध्यान रखना। ग्वालियर प्रशस्ति किसकी देन है? तो मीर भोज प्रथम की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें किस प्रत्यार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो वो आ जाएंगे अपने भोज प्रथम, ठीक है ना। भोज प्रथम के समय ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रत्यार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? तो निम्न में से कौन सी पुस्तक है वो मिहिर भोज ने रचना नहीं की है? तो वो आ जाएगा धर्म संग्रह जो है, इसकी रचना मिहिर भोज ने नहीं की है। बाकी सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश की किसकी रचना है? तो मिहिर भोज की रचना है। और कृत्य कल्पतरु किसकी है? तो मिहिर भोज की रचना है। और राज मृडांड किसकी रचना है? तो वो भी मिहिर भोज की रचना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पहले इसकी व्याख्या देख लो क्या दे रखी है। व्याख्या, मिहिर भोज द्वारा रचित ग्रंथ योग सूत्रवर्ती, कौन सी रचना है? तो योग सूत्रवर्ती, विद्या विनोद, भोज चंपू, शब्दानुशासन, श्रृंगार मंजरी, कृत्य कल्पतरु, राज मृडांड और प्राकृत व्याकरण, आयुर्वेद सर्वस्व और श्रृंगार प्रकाश, क्रम सूतक, युक्ति कल्पतरु, सरस्वती कंठाभरण और राज कार्डाट और सिद्धांत संग्रह। ये रचना किसकी है? ये अपने मिहिर भोज की रहने वाली है। और सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, ये तो आपको पता ही, अजमेर के अंदर जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है उसके ऊपर भी इसके अवशेष मिलते हैं, सरस्वती कंठाभरण, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई, राजशेखर किसके दरबार में था? तो राजशेखर जो कवि था वो किसके दरबारी कवि था? तो वो आ जाएगा महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि। कौन था? राजशेखर। क्योंकि उस समय राजशेखर है वो बहुत ही प्रतापी, मतलब मान लो आप कवियों के अंदर सबसे विद्वान कवि माने जाते थे भाई। तो इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। महेंद्र प्रथम एवं महिपाल के दरबारी कवि राजशेखर थे। तो महेंद्र प्रथम एवं महिपाल के राज दरबारी कौन थे? कवि राजशेखर थे। उसके दरबारी कवि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, हरिविलास, भुवनकोश और बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की थी। और राजशेखर ने विद्वशाल भंजिका में अपने शिष्य महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक और कर्पूर मंजरी में महाराष्ट्र चूड़ामणि और बाल भारत में रघुग्रामणी, रघुवंशियों में अग्रणी है उसको रघुग्रामणी कहा। और राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि, यानी कि रघुवंश रूपी मोतियों में मणियों के समान कहा है। और आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा है भाई, ठीक है ना। यानी कि एक चीज़ से साबित होती है कि जो पहले कवि वगैरह थे ना वो बहुत चापलूस लोग थे। राजा महाराजा की बस उपाधियाँ देते रहते थे, उनकी बड़ाई करते रहते थे और उनको कहते हैं ना वो कि उनकी तारीफ के पुल बांधते रखते थे, ठीक है, कि आप तो बस मुक्ता मणि हो, मोतियों के अंदर मणि हो, ये हो वो हो, ठीक है ना। तो ये था पहले कवियों का काम। और राजा इनकी सेवा करते थे, आराम से बैठे रहते थे राजटाट में और मज़े करते थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, निम्नलिखित में से कौन सी कृति है वो प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? तो कौन सी कृति राजशेखर की नहीं है? तो इसमें आपके आ जाएगा प्रभावक चरित्र। तो प्रभावक चरित्र है ये राजशेखर की नहीं है। पर कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, ये सारी किसकी है? राजशेखर की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी शाही प्रत्यार सम्राट अशोक प्रथम का गुरु नहीं था या गुरु था, सॉरी, शाही प्रत्यार सम्राट
महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था, तो वो आ जाएंगे राजशेखर है वो महेंद्रपाल प्रथम के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम तथा महिपाल का दरबारी कवि था, तो इसमें आ जाएगा राजशेखर। तो राजशेखर आपको ध्यान रखना है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि ये किसका दरबारी था, तो महेंद्रपाल एवं महिपाल का दरबारी कवि था राजशेखर। और कौन सा शासक गौड़ यानी कि बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था, तो कौन सा शासक गौड़ यानी कि बंगाल एरिया को गौड़ कहते थे, गौड़ में भोज प्रथम का समकालीन था, तो वो आ जाएगा अपने देवपाल जो है वो इसके समकालीन थे, तो देवपाल के समकालीन। इसकी व्याख्या देखो, अरब यात्री सुलेमान ने 851 ईस्वी मीर भोज प्रथम के कुशल प्रशासन एवं शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की थी। सुलेमान ने भी इसकी प्रशंसा की थी भाई, मीर भोज की सेना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पहले इसकी व्याख्या देख लो। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने मीर भोज के दक्षिणी क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाई, परंतु बाद में भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया था। तो भोज ने फिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण था तृतीय, उसको पराजित करके अधिकार कर लिया था मालवा पर भी। और मीर भोज ने समकालीन पाल नरेश देवपाल से भी युद्ध किया तथा देवपाल के उत्तराधिकारी नारायण पाल को बुरी तरह से परास्त किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है, तो वो आ जाएगा सुलेमान ने। यानी कि सुलेमान ने विदेशी यात्री था ये, और इसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का विस्तृत वर्णन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मीर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया है। यानी कि कौन सा अरब यात्री था जिसने मीर भोज के समय का यात्रा वृत्तांत या फिर उस समय का वर्णन किया है, तो वो आ जाएगा सुलेमान। सुलेमान एक विदेशी अरबी यात्री था, वो मीर भोज के समय आया था और उसने उस समय का जो रीति रिवाज है, जो सभ्यताएं वगैरह थी, उसके बारे में उसने वर्णन किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत यात्रा की थी, तो वो अपने आ जाएगा भोज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, मंडोर शाखा के निम्न प्रतिहार शासकों का सही कालानुक्रम है। यानी कि नीचे दिए गए जो प्रतिहार शासक है उनका शासन काल किस अकॉर्डिंग रहा है, सबसे पहले कौन था बाद में कौन था, वो आपको बताना था। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले आए थे अपने 2 नंबर, यानी कि रज्जिल सबसे पहले राजा बना था, उसके बाद बने नागभट्ट प्रथम, उसके बाद आए थे अपने टाटा, फिर आए थे बाउक। तो ये इसका कालखंड रहने वाला है, सबसे पहले रज्जिल, उसके बाद नागभट्ट प्रथम, उसके बाद टाटा, उसके बाद बाउक। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है, मंडोर शाखा के प्रतिहार शासकों का कालक्रम क्रम से हरिश्चंद्र, जिसको रोयली सिद्धि भी कहते हैं, रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट, तात जिसको टाटा भी कहते हैं, भोज, यशोवर्धन, चंदुक, शिलुक और जोट, भीलादित्य, ककक, बाउक और कुकुक, ये सारे के सारे यहाँ पे शासक रहे थे। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, तो कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार संबंधित नहीं है, तो वो आ जाएगा नरत्र भट्ट प्रथम। ये ऐसा नाम तो गुर्जर प्रतिहार में था ही नहीं भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसकी व्याख्या देख लो पहले क्या दे रखा है। व्याख्या, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, तो सबसे पहले नागभट्ट प्रथम, और नागभट्ट प्रथम के बाद नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय के बाद महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल और त्रिलोचनपाल, ये सब इसमें शासक हुए थे। और फिर यशपाल दे रखा है, तो यशपाल में क्या देखो, इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर 1034 ईस्वी का लेख मिला है जिसमें यशपाल के दान का वर्णन मिलता है। ये ध्यान रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद नामक स्थान है, उसका कड़ा नामक स्थान, यानी कि इलाहाबाद के कड़ा स्थान पर 1034 ईस्वी का लेख मिला है और उसमें लिखा है कि यशपाल ने दान किया है। इसके पश्चात किसी अन्य प्रतिहार नरेश का नाम ज्ञात नहीं होता है और 1093 के आसपास चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर इनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया था भाई, यानी कन्नौज भी इनसे छिन गया और फिर कहते हैं ना पतन इनका आ गया था। और
पाल जो है गुर्जर प्रत्यार शासक, इसके दान करने का जो उल्लेख मिला है वो कहाँ से मिला है? इलाहाबाद, और इलाहाबाद में भी कहाँ पे? तो कड़ा नामक स्थान पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, प्रत्यार वंश का अंतिम शासक था, तो प्रत्यार वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो वो आ जाएगा अपने यशपाल, और उसने दान वान करके चला गया कहीं, ठीक है। यशपाल है वो अंतिम शासक आता है भाई। गुर्जर प्रत्यार और पाल राष्ट्रकूट शासक केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे, तो इसमें हो जाएगा गलत है, केंद्रीय राजतंत्र थे भाई। इन्होंने बिल्कुल बहुत ही बड़ा एरिया है वो, इन्होंने कहते हैं ना वो कवर कर रखा था। वह क्या? गुर्जर प्रत्यार पाल राष्ट्रकूट शासन में केंद्रीय राजसत्तात्मक राजतंत्र शासक था, जिसकी पुष्टि अरब यात्री अल मसूदी सुलेमान भी करते हैं। शासन को सुविधा की दृष्टि से प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसके अधिकारी को राजस्थानीय राजपुरुष कहते थे। यानी कि अलग अलग प्रांतों में बांट दिया भाई कि ये प्रांत आपका है, इसको आप संभालो, और मुझे बस इतना टैक्स दे दिया करो और आप संभालो इसको इस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो, प्रत्यार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख ये आता है, तो कौन से पदाधिकारी का उल्लेख है वो शिलालेखों में मिला है? तो वो आ जाएगा राजपुरुष, यानी कि जो प्रांतों में जो थे उन्हें राजस्थानी राजपुरुष के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, गुर्जर प्रत्यार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था? तो जो गुर्जर प्रत्यार शासक था जिसका नाम मथन देव है, वो कहाँ पे शासन कर रहा था? तो वो था अपने राजौरगढ़ के अंदर। कहाँ पे? राजौरगढ़ के अंदर वो शासन कर रहा था भाई। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखो, रायपुर राजौरगढ़, यानी कि रायपुर का प्राचीन नाम राजौरगढ़, पर प्रत्यार गोत्र का गुर्जर प्रत्यार महाराजा धीराज सावट का पुत्र महाराजा धीराज परमेश्वर मंथन देव राज्य करता था। महाराजा धीराज परमेश्वर कौन थे? मंथन देव यहाँ पे राज करते थे अभी रायपुर राजौरगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? तो इसमें आ जाएगा गुर्जर प्रत्यारों ने इसमें भाग लिया था। और इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है, दक्षिण में राष्ट्रकूट थे, यानी कि त्रिपक्षीय के अंदर एक पक्ष तो था दक्षिण का राष्ट्रकूट, दूसरा था पूर्व में पाल, और उत्तरी भारत में गुर्जर प्रत्यार। तो त्रिपक्षीय संघर्ष किसके मध्य हुआ था? तो राष्ट्रकूट के मध्य, पाल के मध्य और गुर्जर प्रत्यार के मध्य हुआ था भाई त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है ना। और इसमें आपको दे रखा है देखो, कन्नौज पर आधिपत्य के लिए इन तीनों महाशक्तियों के मध्य हुए संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत प्रत्यार नरेश वस्त्रराज ने कन्नौज के शासक इंदिरा युद्ध को पराजित करके की है, एवं अंततः प्रत्यार इसमें सफल हुए। प्रत्यार शासक नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया एवं 1000 वर्ष से चले आ रहे इस संघर्ष को विराम दिया। किसने दिया विराम? तो नागभट्ट द्वितीय ने। और यह संघर्ष लगभग 100 वर्ष तक चला था भाई, इसलिए इसको इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि 100 वर्ष तक उज्जैन ये नहीं सॉरी कन्नौज जो स्थान है उसके लिए लड़ते रहे ये 100 वर्षों तक। कभी ये इसको हराता तो ये इसके अधिकार में आ जाता, कभी ये हराता तो ये इसके अधिकार में आता। तो सोचो कन्नौज की जो प्रजा थी उसका क्या हाल हुआ होगा, है ना। हमेशा आते युद्ध करते चले जाते, तहस नहस कर देते पूरे खेती वगैरह को। तो इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, गुर्जर प्रत्यारों की राजधानी कौन सी थी? तो गुर्जर प्रत्यार इनकी राजधानी कौन सी थी? तो वो आ जाएगी पीलो मोलो, यानी कि भीनमाल के अंदर एक स्थान पड़ता है पीलो मोलो, ये इसकी राजधानी थी। वह क्या देखो, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ यूसु की, तो यूसु की किसका ग्रंथ था? तो ह्वेनसांग का ग्रंथ था। इसमें उसने गुर्जर राज्य की कुचिलो, यानी कि गुर्जर, कुचिलो का मतलब था गुर्जर, इनकी राजधानी भीनमाल जिसका प्राचीन नाम श्रीमाल था, इसका नाम लिखा था पीलो मोलो, ठीक है। कहा कि जो गुर्जर प्रत्यार इनकी जो कुचिलो है इनकी राजधानी पीलो मोलो है, यानी कि पीलो मोलो मतलब भीनमाल थी और कुचिलो मतलब गुर्जर थी। किसने कहा था? तो ह्वेनसांग ने कहा था। उसकी पुस्तक का नाम क्या था? तो सीयू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, गुर्जर प्रत्यारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालोर में भीनमाल का दूसरा नाम, भीनमाल का पुराना नाम था? तो वो आ जाएगी भाई अपने श्रीमाल, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगी कि जालोर में भीनमाल का जो पुराना नाम था जो कि कभी गुर्जर प्रत्यारों की राजधानी भी रही थी वो श्रीमाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रत्यार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों यानी कि एल्बम को सम्मिलित किया था।
तो राष्ट्रकूट कुल चिन्हों में इनको शामिल किया था, गंगा और यमुना को, कि ये राष्ट्रकूट का कुल चिन्ह जो था उसमें इनको भी शामिल किया, और इससे होता है प्रतीत कि उन्होंने गुर्जर, प्रत्यार और पाल दोनों को परास्त किया था। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है भाई। ध्रुव ने अवंती नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया था। और बड़ौदा अभिलेख से ये स्पष्ट होता है कि इस विजय के उपलक्ष्य में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने राष्ट्रकूट कुल चिन्ह यानी कि एमलबन में गंगा और यमुना के चिन्हों को शामिल किया था भाई, ठीक है ना। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, तो वो आ जाएगा प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन जो शासक है इसने गुर्जरों को पराजित किया था। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर प्रत्यार साम्राज्य, जिसका विस्तार दक्षिणी व पश्चिमी राजस्थान तक था, को समाप्त कर वर्धन समाज की स्थापना की थी। तो प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर साम्राज्य का पतन ही कर दिया अभी पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें प्रत्यार शासक डैश 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 के काल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कुवलयमाला की रचना हुई थी। तो कौन से शासक के काल में हुई थी, तो वो आ जाएगा अपने वत्सराज जो है, इनके काल में हरिवंश पुराण एवं कुवलयमाला की रचना हुई थी। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। मीर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में महाराज वत्सराज को बहुसंख्य भूभृतों तथा उनके शक्तिशाली सलाहकारों की गति को समाप्त करने वाला कहा है। उनके दरबारी जैन मुनि उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलयमाला ग्रंथ में महाराज वत्सराज को रणहस्तिन का, ये देख लो भाई, कवि थे तो राजा की तारीफ तो करनी बनती है भाई, वरना उसको वहाँ से निकाल देते या मार देते थे। तो इनको क्या उपाधि दी थी, रणहस्तिन का। 783 ईस्वी में वर्धमानपुर में जैन मुनि जिनसेन ने हरिवंश पुराण नामक जैन ग्रंथ की रचना की और त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रत्यार नरेश शासक वत्सराज ने की थी। कन्नौज के शासक इंदिरा युद्ध को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर, इसलिए वत्सराज को प्रत्यार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी कि जो वत्सराज है इन्हें प्रत्यार वंश का जो वास्तविक शासक कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, आप क्वेश्चन बन सकता है कि प्रत्यार वंश का वास्तविक शासक किसे कहा जाता है, तो वो आ जाएगा अपने वत्सराज, ठीक है ना भाई। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, तो गुर्जर प्रत्यार वंश का जो वास्तविक शासक था वो कौन था भाई, तो वत्सराज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह गुर्जर प्रत्यार शासक जिसने रणहस्तिन का विरुद्ध धारण किया, विरुद्ध का मतलब होता है उपाधि धारण की, ठीक है ना। तो रणहस्तिन की विरुद्ध धारण किया है तो वो कौन सा था, तो वो अपने आ जाएगा वत्सराज। यानी कि वत्सराज ने रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोधपुर के नज़दीक वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रत्यार वंश द्वारा किया गया था, तो वो कौन सा स्थान है भाई, तो वो आ जाएगा अपने ओसिया। ओसिया में जो मंदिर है वो जैन और हिंदू धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है, तो जैन हो जाएगा ओसिया के अंदर, ठीक है ना। इसकी व्याख्या देखो, ओसिया जोधपुर ग्रामीण जिला जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर फड़ौदी मार्ग पर स्थित ओसिया में श्वेतांबर जैन मंदिर, ओसवाल समाज की कुलदेवी सच्चिका माता का मंदिर तथा सूर्य मंदिर के अलावा कुल 16 मंदिर है, जिनका निर्माण 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य प्रत्यारों द्वारा करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो ओसिया, जोधपुर के निकट जो ओसिया है इनके मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो गुर्जर प्रत्यारों ने करवाया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था, तो वो आ जाएगा वत्सराज प्रत्यार के काल में महावीर स्वामी का मंदिर का निर्माण हुआ था। व्याख्या देखो इसकी व्याख्या, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रत्यार ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था, तो जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था तो वो आ जाएगा वत्सराज जो है वो चौहान वंश से संबंधित नहीं था। और कीर्तिपाल, उदय सिंह, समय सिंह ये सारे चौहान वंश से संबंधित थे। इसकी व्याख्या देखो,
वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक हुआ। उसने मांडी वंश को पराजित किया तथा बंगाल के धर्मपाल को भी पराजित किया और वत्सराज को रणहस्तिन का गया था, इनकी रणहस्तिन के नाम से भी जानते थे। फिर आते हैं चौहान वंश। तो इस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है। तो कौन सा इतिहासकार था जिसने चौहानों का जो उत्पन्न है वो ब्राह्मण वंश से माना है? तो वो आ जाएगा डॉक्टर भंडारकर। यानी कि डॉक्टर भंडारकर ने कहा है कि जो चौहान है इनकी उत्पत्ति है वो किससे हुई है? तो इनकी उत्पत्ति है वो ब्राह्मण वंश से हुई है। तो ये कहने वाले अपने डॉक्टर भंडारकर थे भाई, ठीक है ना। इससे आगे जो चौहान वंश है वो हम करेंगे कल और नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना। थैंक यू। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक यू भाई।